वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का केमिस्ट्री का। उसके फर्स्ट पार्ट के हम लोग जितना डिस्कस करना था एनसीईआरटी से हम कर चुके थे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में फर्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का जो आप सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सको। अगर आपने एक सोल्यूशन बनाना है और उसमें आपने वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट और उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो एज अ सॉल्यूट, तो एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा सॉल्यूट का या शुगर का जिसे आप वाटर में ऐड कर पाओगे। ओके, सो वो अमाउंट शुगर का जिसके आप डाल चुके हो, अब उसके बाद अगर आपने ज़रा सा भी अमाउंट ऐड ऑन किया तो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी और अनडिज़ोल्व्ड डिपॉजिट हो जाएगी। उस स्टेज पे जितना कंसंट्रेशन शुगर का होगा उस कंसंट्रेशन को आप बोल रहे हो कि सॉल्युबिलिटी अटेन हो गई है। अब वो डिटेल में कैसे होती है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले solubility is defined as the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent, और उसके लिए प्रेशर टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, तो भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लोग हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो डेफिनेटली उनकी केमिस्ट्री कि कैसा सॉल्यूट है और कैसा सॉल्वेंट है इस पर भी डिपेंड करेगा हमारा सॉल्युबिलिटी। सेकेंड फैक्टर इज़ टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर इज़ द प्रेशर। ऐसे टोटल मिला के 4 फैक्टर्स हो गए। एक सॉल्यूट कैसा है, दूसरा सॉल्वेंट कैसा है, तीसरा टेम्परेचर क्या है, फोर्थ प्रेशर कैसा है। तो ये 4 फैक्टर्स मिलकर आपकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो इसी बात को ध्यान रखना है आपको कि आपने क्या पढ़ा सबसे पहले, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड और गैस की लिक्विड में। मतलब हमने जो उस दिन टेबल देखी थी तो उसमें से हमारा सॉल्यूट या तो गैस है, पहले सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले सॉलिड का इन लिक्विड और दूसरा पढ़ रहे हैं गैस का इन लिक्विड। अब आप बताओ कि अगर सॉल्यूशन किस फेज़ में बनेगा अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, बताना, अपने आप को आंसर देना और मुझे भी कमेंट्स में बताना। एवरी सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब कौन सा सॉलिड किस में डिज़ोल्व होगा ये फैक्टर डिपेंड करता है केमिस्ट्री पे। उसके लिए आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट। पता मैं नहीं कराऊंगी, ये आपको 11th में पता होगा। तो आपको पता है कि जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है वो होते हैं पोलर। पोलर में एक नेट डाइपोल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अमोनिया, तो इट इज़ NH3 एंड इस पे एक लोन पेयर होता है। तो अब क्या हो रहा है कि H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो मोमेंट ऊपर जाएगा, इधर भी, तो नेट नीचे वाले हाइड्रोजन्स का मोमेंट ऊपर है और लोन पेयर का भी हमेशा अवे होता है क्योंकि वो तो प्योर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इसमें है, ज़ीरो नहीं है। तो ये कैसा हो गया, पोलर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CO2। अब इसमें इधर भी O है और इधर भी O है। O हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कार्बन से, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर, दोनों तरफ सेम एलिमेंट है और दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अगर इसके पास X था तो X/2 ये ले गया और X/2 ये ले गया, तो बीच में कितना बचा, 0। तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इसका है 0। तो ये कैसा सब्सटेंस है, नॉन पोलर। तो ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, इसको बात को इसलिए छेड़ा गया कि इससे ये समझ में आता है कि सॉलिड्स लिक्विड में डिज़ोल्व होने के लिए आपको देखना है, जो हमने ऊपर 4 फैक्टर पढ़े कि सॉल्यूट के नेचर, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, उसी का सबसे पहला पार्ट है सॉलिड इन लिक्विड में देखने के लिए कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो उसे सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए। ठीक है, जैसे कि शुगर NaCl पोलर है, भाई एक आयनिक बॉन्ड है जो कि हमेशा पोलर ही होगा क्योंकि कोई लेता है और कोई देता है ना, तो पोलर है बॉन्ड। ऐसे ही शुगर के अलावा शुगर हो गया सॉल्ट पोलर है और शुगर भी पोलर होती है। इसके साथ इसको चाहिए एक पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। वाटर कैसे पोलर होता है भाई, वाटर के पास में 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो दोनों इधर दे रहे हैं ऑक्सीजन को और ये दोनों ऊपर ले जा रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पोलर को पोलर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसका वाइस वर्सा होता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये 2 नॉन पोलर सॉल्यूट हैं, तो इन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, जैसे कि बेंजीन। क्लियर, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रीड करके। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडिली इन वाटर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट। क्यों? क्योंकि वाटर इज पोलर वाइल दे बोथ आर नॉन पोलर। ओके, ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व रेडिली इन बेंजीन, लेकिन शुगर और सॉल्ट नहीं डिजॉल्व होंगे। इससे पता चला पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन जनरल हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शंस सेम होने चाहिए केमिस्ट्री में। इस सॉलिड एंड लिक्विड की केमिस्ट्री में जो सॉलिड किसी में डिजॉल्व होगा वो कैसे पता लगाएगा कि जो बॉन्ड मेरे पास है वही सेम बॉन्ड सामने वाले के पास है, तो चलो मैं डिजॉल्व हो जाता हूँ, इस तरीके से। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, भाई पोलर को नॉन पोलर, तो लाइक ने लाइक को ही डिजॉल्व किया। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड बात करते हैं कुछ
कि अब इसके आगे होगा क्या जब हम डिज़ोल्व करें। तो देखो डिज़ोल्व करते हैं तब क्या होगा कि आपने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करा, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, मतलब आपको नहीं दिख रहे, होमोजेनस मिक्सचर है, हम कहते हैं कि शुगर घुल गई, है ना, ये वर्ड यूज़ करते हैं कि घुल गई। फिर क्या होगा, अब घुल गई, आप थोड़ी सी और शुगर डालते हो, तब आपको क्या दिखता है कि अब थोड़ी सी शुगर डिज़ोल्व नहीं हुई और यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो गई है। तो इसको आप कैसे समझोगे, ये मतलब यही कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी अटेन हो चुकी है, बट कैसे हुई आज उसको आप समझने जा रहे हो। तो कैसे हो रही है, उसका रीज़न है ये कि दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जब कोई शुगर मॉलिक्यूल वाटर में डिज़ोल्व होता है और आप और शुगर मॉलिक्यूल को डालते हो, तो अब वाटर में दो तरीके के शुगर पार्टिकल्स हैं, एक जो H2O के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग कर चुके हैं, है ना, सॉरी इसको मैं इस तरीके से बताती हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे कि आपने एक बीकर लिया और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो चुके हैं, करेक्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही आप और शुगर मॉलिक्यूल्स को डालोगे, सपोज उसे येलो से दिखाते हैं, तो अब इसमें दो तरीके के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, एक वो जो डिज़ोल्व्ड हैं और एक वो जो अनडिज़ोल्व्ड हैं। अभी वो घुलने के लिए आए हैं, आपने जस्ट डाले हैं, तो क्या होगा कि कुछ तो अगर जगह है, अभी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो डिज़ोल्व हो जाएंगे जैसे और हुए हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो एक्सेस में हैं वो इन मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे, जो शुगर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व हो चुके हैं उनसे कोलिजन होता है, यानी इनडायरेक्टली क्या होगा कि ये जो एक अच्छा खासा रेड डिज़ोल्व मॉलिक्यूल था ये वापस से अनडिज़ोल्व बन जाएगा, और ये जो एक अनडिज़ोल्व मॉलिक्यूल था जो उससे टकराया वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो मतलब हुआ क्या कि आपको कुछ शुगर ऊपर से अनडिज़ोल्व दिखाई दे रही है, तो आपको तो शुगर दिख रही है, बस क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, लेकिन अंदर केमिस्ट्री में क्या हुआ, केमिकली क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल डिज़ोल्व था वो कोलाइड किया एक अनडिज़ोल्व मॉलिक्यूल से, वो डिज़ोल्व हो गया, वो अनडिज़ोल्व प्रेसिपिटेट की तरह अपीयर हो गया। इसका मतलब कहने का ये है कि जितनी स्पेस शुगर को मॉलिक्यूल्स के लिए थी वाटर के बीच में, सिंपल भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में, उतनी शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, अब जगह नहीं है। तो अब सिर्फ क्या हो सकता है कि कोलिजन होकर मॉलिक्यूल बदल जाएगा, ये ए मॉलिक्यूल था तो ये अनडिज़ोल्व, और बी मॉलिक्यूल था ये डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब ये हो सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा तीसरा मॉलिक्यूल अब इसके बीच में इंटीग्रेट नहीं होगा। सेंस ये है कहने का, ठीक है। तो अगर टोटल 200 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुके हैं रेड वाले, और आपने 10 मॉलिक्यूल्स येलो के डाले, तो हो सकता है वो 10 मॉलिक्यूल्स में से 5 कोलिजन करें इन रेड मॉलिक्यूल्स के साथ और वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं, और टकराने के बाद उन रेड मॉलिक्यूल्स को वापस येलो क्रिस्टल की फॉर्म में, शुगर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको अनडिज़ोल्व्ड अपीयर होने लगे। तो ये दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक डिसोल्यूशन की शुगर घुल रही है, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, और कुछ शुगर लौट के वापस से प्रेसिपिटेट हो रही है एज शुगर। तो जब ये दो प्रोसेसेस एक साथ होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि अब और शुगर मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने की जगह नहीं है, सिर्फ हो रहा है तो क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो पहले से उस शुगर जो वाटर का पार्ट था वो अनडिज़ोल्व हो जा रहा है, और एक अनडिज़ोल्व जो अभी आपने डाला था वो शुगर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स का हिस्सा बन जा रहा है, मतलब उनमें इंटीग्रेट हो जा रहा है। सिर्फ इतना हो रहा है, लेकिन नेट उतना ही है। एक और प्रोसेस से इसको समझते हैं कि सपोज़ 10 सीट्स हैं, उन पे 10 लोग बैठे हुए हैं। सपोज़ करो 10 सीट्स हैं और उनमें से 8 सीट भरी हुई हैं, 2 सीट खाली हैं, और आपने 5 और कैंडिडेट्स भेजे बैठने के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले तो 2 खाली सीट देख के 2 लोग बैठ जाएंगे। अब बचे 3 लोग, जगह तो है नहीं, तो क्या होगा, कुछ लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी जगह पे चले जाएंगे और मैं आपकी जगह बैठ जाऊँ। तो कोई एग्री कर लेगा, जैसे कि कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, जो खड़ा इंसान है जो अभी आया था उन 3 में से, वो बैठ जाएगा उसकी जगह पर, और जो बैठा हुआ था वो हट जाएगा, तो वो वापस लौट जाएगा। तो वापस लौट के तो 3 ही लोग गए, लेकिन वो 3 लोग नहीं थे जो आए थे, वो तो बैठ गए किसी और की जगह पर, और कोई और 3 लोग जो ऑलरेडी बैठे थे वो उठ के चले गए। लेकिन बाहर जो आदमी गेट पे खड़ा है उसको कितने लोग दिखाई दिए बाहर आते हुए, 3 लोग। तो हमारे लिए भी वही है कि और स्पेस नहीं क्रिएट हुई है, सिर्फ एक्सचेंज हुआ है मॉलिक्यूल्स का। तो ये 2 प्रोसेस हो रहे हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। जब ये दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं कि जितना डिसोल्यूशन उतना ही क्रिस्टलाइजेशन, तो उसको हम कह रहे हैं कि शुगर की या सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अटेन हो चुकी है। मैक्सिमम अमाउंट जितना हम डिसॉल्व कर सकते थे उसमें सोल्यूशन बनाने के लिए वो कर चुके हैं, तो वो हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सारी सीट्स भर गई, सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर खाली होती तो अनसैचुरेटेड होता। तो अभी डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल नहीं होता है ना, अभी डिसोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन कम होगा। तो यही बात अब इसमें रीड कर लो, सब समझा दिया है। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution, है ना, पहले तो यही हो रहा है, this is dissolution। अब क्या हो रहा है, some solute particles in the crystal collide with the solid solute particle and get separated out of the solution। तो separate out हो गए, इसको कह रहे हैं crystallization।
तो आपको ये दोनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अ स्टेज इज़ रीच्ड जब ये दो प्रोसेसेस सेम रेट पे होंगे, जितना डिसोल्यूशन उतना क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब 10 लोग आए 10 लोग लौट गए, ऐसा वाला। अंडर दिस कंडीशन जितना सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहा है वो और जितना सॉल्यूट पार्टिकल वापस बाहर आ रहा है वो दोनों बराबर है, तो वही तो स्टेट कहला रही है कि सैचुरेटेड है। तो एट दिस स्टेज, वही स्टेज जब जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। वो सिर्फ क्या हो रहा है कि 3 लोग बाहर अंदर आए, उन्होंने किसी से सीट एक्सचेंज करी और 3 ही लोग वापस बाहर चले गए, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन सीट थोड़ी बढ़ रही है। तो वही कह रहे हैं कि कंसनट्रेशन सॉल्यूट की सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो रहा है एट पर्टिकुलर जब तक चेयर ऐड नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसे ही जब तक टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है तब तक की बात हो रही है, ठीक है। और यही सेम चीज़ आप गैसेस में भी करोगे, क्योंकि प्रोसेस तो यही होगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सॉलिड में कुछ इफेक्ट होता है और गैसेस पे कुछ इफेक्ट होता है, लेकिन ये प्रोसेस तो गैस में भी सेम होगा, ठीक है। सच ए सॉल्यूशन जब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ सेम टेम्परेचर दैट इज सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होगा कि अभी आप और सॉल्यूट ऐड कर सको, जैसे कि और सीट्स खाली बची हो तो अभी आप आराम से और लोग भेज सकते हो, वैसा वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका। दस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट की। तो सबसे पहला है सॉलिड का लिक्विड में, तो उसमें टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होता है, 2 तरीके के। देखो, पहली बात तो आपको पता है कि प्रोसेस 2 तरीके के होते हैं कोई भी। एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें आपको एनर्जी रिएक्टेंट को देनी पड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, यही तो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट के पास एनर्जी रिलीज़ होती दिखाई देगी। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर नियरली, पहली बात तो आप ये चीज़ें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे, तो नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ऑब्वियसली एक एग्जांपल, आपने चाय बना रहे हो और अगर आप चीनी को ठंडे पानी में डालते हो तो जितनी चीनी आपने उस चाय के लिए डाली वो डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन जैसे आप गैस ऑन करके डालते हो तो वो चीनी थोड़े टाइम बाद डिज़ोल्व हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उसका भी रीज़न बहुत ईजी है, आपको पता होगा कि भाई कोई भी अगर स्टेट ऑफ मैटर है उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सपोज़ अर्लियर पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड थे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद में क्या होता है कि पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, है ना, ये तो आप सबने पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि अगर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है तो आपने पहले ही एनर्जी प्रोवाइड कर दी, पहले ही एनर्जी प्रोवाइड करी तो क्या होगा कि आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब यहाँ शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इंटीग्रेट हो पाएंगे, है ना, इसलिए। अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका उल्टा होगा ऑब्वियसली, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। तो प्रेशर का सॉलिड के लिए तो आप खुश हो जाओ, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न पता होना चाहिए, लेकिन क्यों, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स इतनी पास अरेंज्ड होते हैं, प्रेशर लगा के उनको हम और कितना पास कर देंगे, नहीं कर सकते, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इसको समझते हैं। तो मैनी गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व, भाई गैसेस डिजॉल्व होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो कार्बोनेटेड होती है ना वो, ऑक्सीजन पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स सारे, एक्वेटिक प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, वहाँ भी वही प्रोसेस है ना जो लैंड प्लांट्स पे होता है। तो इसका मतलब कि गैसेस वाटर में डिजॉल्व होती हैं, तो यही वो कह रहे हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, और कम एक्सटेंट की होती है, इसीलिए हम जब वाटर में जाते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट ब्रीथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हमको या तो नाक बंद करके पानी में डुबकी लगानी होती है या फिर इक्विपमेंट्स जैसे कि किट्स कैरी करनी होती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, है ना। तो यहाँ पे वो बात हो रही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड, यस, प्रेशर से तो बहुत अफेक्टेड है, तभी तो एक पूरा का पूरा लॉ बना हुआ है इस बेसिस पे, और टेम्परेचर से भी, दोनों से ही अफेक्ट हो रही है हमारी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बहुत सिंपल बात है, ये बात तो आपको सीधे सीधे याद रखनी है, लॉ है वो ठीक है, लेकिन रिलेशन डायरेक्ट है, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि गैसेस तो बहुत कंप्रेसिबल हैं भाई, उनके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो आराम से कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फॉर अ सॉल्यूशन, अब आप क्या कर रहे हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क लिया है या फिर एक बीकर, इसमें ये जो लिक्विड है, जो नीचे ग्रे कलर में लिक्विड है, ये गैस है, और ये एक पिस्टन एक ढक्कन समझ लो, जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा वेट रखा है ताकि वो गैस जो है उसको खोल ना दे, ठीक है, प्रेशर से अपने, क्योंकि गैसेस डू अप्लाई अ प्रेशर, राइट। तो अब हमने क्या किया, सेकंड केस में आपने कंप्रेस करा है, प्रेशर अप्लाई किया है, वेट देखो बढ़ गए ना, जब वेट बढ़ाओगे तो कंप्रेस होगी ना गैस, तो गैसेस कंप्रेस होकर क्या होगा, अब वही सेम केमिस्ट्री जो ऊपर पड़ी आपने, 2 प्रोसेस हो रहे थे, डिसोल्यूशन और
क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होगा कि जैसे ही कंप्रेस होंगी गैस के मॉलिक्यूल्स धक्का खा के लिक्विड के अंदर ज़्यादा जाने लगेंगे। पहले अगर 10 जा रहे थे तो अब 20 जाने लगेंगे, ज़्यादा जाने लगेंगे। जब ज़्यादा जाने लगेंगे तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डिसोल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो अनइंटरैक्टेड गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकरा के लिक्विड में से वापस बाहर गैस फेज में इधर लौट जाएंगे। ये वाले दोनों प्रोसेसेस होने लगेंगे। जैसे जैसे डिसोल्यूशन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने से वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता जाएगा और गैस नीचे लिक्विड फेज से लौट के ऊपर जाने लगेगी। वही प्रोसेस जो चेयर और सीट वाला मैंने समझाया था, सेम वही हो रहा है, बस अब सॉलिड की जगह लिक्विड है हमारा सॉल्यूट, सॉरी गैस है हमारा सॉल्यूट, है ना। तो क्या होगा कि डिसोल्यूशन बढ़ रहा है, क्रिस्टलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो हर जगह आता है। तो एक स्टेज आएगी कि जितना गैस से लिक्विड हो रहा है उतना ही लिक्विड से गैस, वो ही स्टेज इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो ये ही बता रहा है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो रहा है वो बढ़ती जा रही है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसी को मैथमेटिकली हेनरी ने बोला, हेनरीज लॉ, प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ये चीज़ उन्होंने मैथमेटिकली बोली। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली एक मैथमेटिकली क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही तो है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को आप एक और वर्ड से बोल सकते हो कि देखो, प्रेशर प्रोपोर्शनल बताया उन्होंने सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन है। एक्चुअल में हम रिलेट किससे कर रहे हैं? कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन का एक ऐसा टर्म हमें चाहिए था उन सब में से जो हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़े, जो कि रिलेवेंट हो, रिलेटिव हो, क्योंकि हमें एक रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना। तो इसलिए जो रेलिवेंट एंड रिलेटिव हो, तो उन्होंने लिंक करा इसको मोल फ्रैक्शन से। तो इनडायरेक्टली प्रेशर को प्रोपोर्शनल कर दिया मोल फ्रैक्शन के। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो हेनरीज कांस्टेंट ही आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया KH × X। यहाँ से आपको दो बातें पता चल रही होंगी कि प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कि मोल फ्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। और मोल फ्रैक्शन इन्वर्स है तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी भी इन्वर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक बेसिक सी बात, कि जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसी टेम्परेचर पर उसका KH कम होगा, क्योंकि KH और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड है, सेम साइड है ना उस इक्वेशन में, इन्वर्स है। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे सामने। अब इसे रीड कर लो, यही पढ़ाया है यहाँ पे कि द लोअर, देखो सबसे पहले फॉर अ सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन अ सॉल्वेंट कंसिडर सिस्टम शोन इन फिगर, वो देख चुके। द लोअर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले वाले केस में इक्विलिब्रियम पे थे, हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा प्रेशर देकर, है ना। तो अभी इक्विलिब्रियम में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन में, अंडर दिस कंडीशन द रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग इज सेम। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। अब वो इक्विलिब्रियम हिल गया, तब क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैशियस पार्टिकल्स ओवर द सोल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट एट विच दे आर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मतलब डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे डिसोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना। until a new equilibrium is reached। तो ये बताता है कि thus the solubility increases as the pressure increases। Henry was the first to give the quantitative relationship between pressure and solubility by Henry's law। This states that solubility of, अगर लिखने के लिए आ रहा है तो यही definition लिखी जाएगी कि the solubility of gas in liquid is proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। डाल्टन ने भी यही बात बोली थी। तो इन्होंने तो सॉल्युबिलिटी से लिंक किया, डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन से। उन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो यही वो फाइनल डाल्टन्स और हेनरी को मिला के यही इक्वेशन और उसकी डेफिनेशन आई निकल के बाहर, P is KH × X। नाउ KH इज़ द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। अगर ऑब्वियसली बात है कि आपने ग्राफ्स बनाए होंगे, तो ग्राफ क्या कहता है स्ट्रेट लाइन का? y = mx + c होता है ना। यहाँ पे क्या मिला है? P = KH × X। कुछ ऐसा नहीं लग रहा, y की जगह P है, mx की जगह KH है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही दी हुई है वाकई में। और इंटरसेप्ट है 0। इंटरसेप्ट क्या होता है कि कहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा? 0 है मतलब ओरिजिन से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एक तरफ हमारे पास P है और एक तरफ हमारे पास X है, सॉरी KH है, और आपको मिल रही है डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिफरेंट गैसेस। अब KH एक गैस का कांस्टेंट है, यानी कि हर गैस का KH अलग अलग होगा और अलग अलग ही वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट द हायर द वैल्यू ऑफ KH द लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। वही इन्वर्स रिलेशन है, करेक्ट। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक टेबल दी हुई। अब इस टेबल से मैं क्या समझाना चाहती हूँ उसे देखना है। सबसे पहले आप देखो एक एग्जाम्पल N2 का। N2 गैस सेम है, KH वैल्यू सेम होगी, लेकिन 2 अलग टेम्परेचर्स हैं, है ना। तो अब बताओ, पहली बात तो ये लाइन पढ़ लो, आपने पढ़ी नहीं। ये लाइन लिख रही है कि 2 गैसेस दिए N2 टू इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग द KH फॉर बोथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अब मुझे बताओ, KH जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी।
insolubility of gases increase with the decrease of temperature। ठीक है, तो अब बताओ कि दो गैसेज हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, किसका KH ज़्यादा होगा? तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यानी कि 303 वाले का KH ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज़ एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ गैस इज़ बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, मोल्स पूछे हैं, मिलीमोल्स, वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है, अज्यूम N2 एक्सर्ट्स पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है और हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आपको इक्वेशन सिंपल लगानी है, P इज़ इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, जहाँ पे KH आपको दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो पहले तो आप इसको अप्लाई करके P बाई KH अप्लाई करके सीधे सीधे x निकाल लोगे। x क्या होगा? N ऑफ N2 अपॉन N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2। अब आपके पास ये तो फाइंड आउट ही करना है मिली मोल्स में, तो चाहिए क्या आपको? NH2। अच्छा, अब मोल्स का सिर्फ एक ही फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मोल्स सिर्फ वाटर की वॉल्यूम दी हुई है, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम के थ्रू मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही एक फॉर्मूला थोड़ी है, एक होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना। तो 1 गिवन वॉल्यूम है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी N ऑफ H2। अब इसको पुट करके आप यहाँ से आंसर निकाल लोगे। जस्ट यूनिट्स का ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा मिली मोल्स में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ उसके एप्लीकेशन हेनरीज लॉ के, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए CO2 की आप लोग उसे अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं। क्यों सील करते हैं? हाई प्रेशर में प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा CO2 डिजॉल्व होगी, ज़्यादा फिज क्रिएट होगा, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया। सेकंड, स्कूबा डाइवर्स। देखो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं कि वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं पानी के, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की उनकी बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है, करेक्ट। अब वो जैसे जैसे वापस बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे सडनली उनकी बॉडी में से प्रेशर कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे में ब्लॉकेज के चांसेस अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लोग एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में एयर कैरी करते हैं अपने सिलेंडर्स में, जो कि है ये, इसे आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक थर्ड एग्जाम्पल है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। आपने हमेशा सुना होगा कि पहाड़ी पे हमारे सरफेस लेवल से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, प्रेशर होता है ज़्यादा, हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन तो ज़्यादा, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है कम। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ से पहाड़ पे जाके ऑल्टीट्यूड सिकनेस को सफ़र करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है इस चीज़ को कोप करने के लिए। कैसे? कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देती है, कि भाई जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल रही है उसको अच्छे से हीमोग्लोबिन कैरी करके ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स के थ्रू वो हमारी बॉडी चेंजेस करती है कि ताकि हम मैनेज कर पाएँ, लेकिन जो नहीं मैनेज हो पाते वो सिकनेस से सफ़र करते हैं। इसके बाद लास्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ऊपर देख लिया क्योंकि KH बढ़ता है। व्हेन डिजॉल्व द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड द हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। मतलब जब आप गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो तो कंडेंसेशन सुना है क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब गैस बनते हैं, जब लिक्विड को आप हीट करते हो, तो जब आप अगर लिड क्लोज कर दो तो देखते हो लिक्विड के मतलब लिड जो होती है ढक्कन, उस पर ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं। क्यों? कि जो लिक्विड हीट हुआ, तो जब हम हीट करते हैं लिक्विड को तो वो गैस में चेंज होता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, वो गैस बन गए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर। और जब वो हीट होकर वेपर बन के ऊपर गया, लिड क्लोज की, तो टकरा के वो वापस कंडेंस होकर कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में वापस आने की लिक्विड में कोशिश करते हैं, तो दैट इज कंडेंसेशन। तो जब ये दो प्रोसेस, जैसे ऊपर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे कंडेंसेशन वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। उसी को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं, जो 100 डिग्री होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ना था, मेरा मतलब था कि वो प्रोसेस जो गैस इन लिक्विड हम पढ़ रहे हैं सेम है जैसे कि कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बस वहाँ फ़र्क क्या होता है, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल गैस बनते हैं और वही गैस वापस लिक्विड बनती है। यहाँ क्या है, गैस लिक्विड में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट खत्म। अब ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लास्ट वीडियो में जो इस चैप्टर की होगी उसमें डिस्कस करूँगी। देखो H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195। सो बेसिकली आपको अब क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है आपको मोल, देखो लिख भी रहा है मोल, इसका मतलब आपको वहाँ पे x दिया हुआ है। सेकेंडली आपको यहाँ से फिर फाइंड आउट करना है उसकी कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट। तो प्रेशर स्टैंडर्ड लेके चलोगे, सॉल्युबिलिटी आपको दी हुई है, आप हेनरीज कांस्टेंट P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स निकाल लोगे। क्यों प्रेशर कांस्टेंट क्यों है, मतलब स्टैंडर्ड 1 ATM क्यों लोगे? STP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दैट इज़ 1 ATM। तो 1 ATM को आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में आप इधर KH बार में एंड इधर आपको KH इंटू एक्स अप्लाई करना है और आपको x दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 raised to the power। तो जो भी है ये आपको दिया है हेनरीज कांस्टेंट KH। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5
ATM, देखो इन्होंने भी वापस से क्या हुआ, अब प्रेशर आपको दिया है KH/X आपको अप्लाई करके, जो बिल्कुल अभी सॉल्व एग्जाम्पल था सेम, KH दिया है, प्रेशर दिया है, X निकालोगे, फिर वाटर का, सोडा वाटर का वॉल्यूम दिया है उसे 22.4 लीटर है और ये ml में है, तो या तो आप ml को लीटर में कन्वर्ट करके मोल्स कैलकुलेट करना, उसके बाद में फिर इसमें पुट करके आप उसके हेनरीज कांस्टेंट उसका क्या पूछा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो CO2 के मोल्स आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, बट होपफुली इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स बनने थे, 2 पार्ट्स बन चुके हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट्स में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ इसके PYQs रिगार्डिंग बोर्ड क्लास 12 के, नीट के, CUET के कुछ क्वेश्चन होंगे, और अगर कोई AMU के लिए BSc की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके भी क्वेश्चन इसमें मैंशन होंगे, तो वो मेरी 5th वीडियो रहेगी। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज़ करिए, दोबारा से सब पढ़िए, लर्न कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, ट्राई करिए, फर्स्ट वीडियो को रिवाइज़ करिए, और फिर उसके बाद में 3rd वीडियो के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।